हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? The basic function performed by living organisms to maintain their life are called life processes. तो वो सारे फंक्शंस जो कि कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सब लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? Nutrition is the process by which an organism takes food and utilizes it to get energy for growth, repair, maintenance, etc. So न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी लेने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए और खुद के मेंटेनेंस के लिए। What is respiration? Respiration क्या है? So the process of respiration involves taking in oxygen, ऑक्सीजन को लेना into the cells, cells के अंदर, using it for releasing energy by burning food, एनर्जी लेने के लिए, जो हमने फूड खाया था उससे एनर्जी लेने के लिए। What is transportation? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? Transportation may be defined as the movement of any substance from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सो वो तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने ही चाहिए, अब वो चाहे प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की। सो इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। अपनी बॉडी से जो हार्मफुल वेस्ट होता है, जो बचा हुआ वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगली जो हमारे पास हेडिंग आ जाती है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के तरीके। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, all the organisms are divided into two main groups, autotrophs and heterotrophs। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो चलिए इनको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो ये ऑटोट्रॉप्स शो करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से और सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसा ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। वहीं जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism cannot prepare their own food and depend on the other living organisms for food। तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं,
वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है। और जो लायन होता है वो फ्लैश खाता है, वो किसी और एनिमल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो जो photosynthesis है वो एक प्रोसेस है जिससे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, यूजिंग सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन, सो 6CO2, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water give rise to C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6 molecules of O2 एंड 6 molecules of H2O, जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये आप इनको रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को सॉइल से मिल जाते हैं। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट की, तो वो होता है स्टार्च। जो हमने ग्लूकोज बोला था, ग्लूकोज को ही हम स्टार्च बोलते हैं। और अगर बात हो बाय प्रोडक्ट की, तो वो होता है ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक लीफ है और लीफ पे ये जो होल आप देख रहे हैं, इसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ वाटर, जिसे कि हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो वाटर का लॉस भी होता है स्टोमेटा से। जैसे कि जब हम किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं या फिर जैसे बारिश पड़ती है, तो जो प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या होती हैं? तो जो स्टोमेटा होता है उसको आप देख सकते हैं, ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा पोर्स, इसको जो कवर कर रखा है, ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा उसको ये रेगुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं जब उनमें वाटर का प्रेशर पड़ता है और वाटर फ्लो करता है, और द पोर क्लोजेज
इफ द गार्ड सेल श्रिंक, पोर जो है स्टोमेटा पोर वो क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल्स में पानी नहीं होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो है गार्ड सेल्स फूल रखी हैं, स्वेल हो रही हैं, जिससे कि वो ओपन हो रखी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गार्ड सेल्स श्रिंक हो गई हैं, जिससे कि जो स्टोमेटा है वो बंद हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी हमने पीछे दो टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो वन बाय वन इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रोटन, यानी कि सड़ा हुआ। इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain nutrition from the dead and decaying organic matter. So saprophytic nutrition जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो फूड है वो सड़े हुए सड़े गले खाने से या ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो आप अपने घर में सब्जी रखते हैं या रोटी रखते हैं, वो कुछ दिन बाद उस पर जो है फंगस लग जाता है, तो वो ही जो है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। एग्जाम्पल इसके जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया। सो काफ़ी दिन के बाद जब खाना सड़ जाता है तो उस पर फंगस और बैक्टीरियाज लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो द टर्म पैरा मीन्स अदर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन refers to the mode of obtaining food synthesized by others। तो जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, जिसे कि वो अपना होस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कैस्केटा यानी कि अमरबेल, और प्लास्मोडियम, जैसे कि आप मॉस्किटोज देखते हैं। मॉस्किटोज हमारे पास आते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन हमारे ब्लड से मिल रहा है और हम जो हैं उनके लिए एक होस्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। थर्ड और लास्ट हमारे पास आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें हम जो फूड है उसको इनटेक करते हैं। इंजेशन मतलब उसको इनटेक करना, माउथ में लेना और उसे फिर डाइजेस्ट करना। तो ये ही जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स। सबसे पहला है इंजेशन। तो जो हम फूड को इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, उसे हम इंजेशन बोलते हैं। सेकंड हमारा है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है, वो जो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटेक किया था उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना, ये हमारा डाइजेशन होता है। थर्ड होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ हमारा होता है एसिमिलेशन। जो फूड पार्टिकल्स ब्लड में एब्जॉर्ब हुए थे उनको जो है यूटिलाइज कर देना बॉडी में, इसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है इजेशन। जो हमारा फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी के बाहर निकाल देना, उसको हम इजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो कि ये सेम ही है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो देखते हैं सबसे पहले इंजेशन। अमीबा इंजेक्ट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है, जिससे कि वो फूड को अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो
दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फिंगर लाइक, इनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो है फूड पार्टिकल को अपने अंदर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेशन। एंजाइम्स ब्रेक दैम इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फूड ये अमीबा अपने अंदर ले रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फूड पार्टिकल को एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो कि इसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। देखते हैं थर्ड, एब्जॉर्प्शन। द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको, जो ये है फूड पार्टिकल है, ये साइटोप्लाज्म में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको कि हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है एसिमिलेशन। अमीबा सेल ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू रेस्पिरेशन। तो जब अमीबा रेस्पिरेशन करता है तो जो फूड उसने ऑब्टेन किया था उससे वो सारी एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिफ्थ स्टेप हमारा फिर से वही, इजेशन। थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। तो अमीबा को जितनी एनर्जी लेनी थी फूड से वो उसने ले ली। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो सेम इन्हीं स्टेप से उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जैसे कि वो इंजेक्शन में करता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट सलाइवा इनटू द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रेट करते हैं। फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कि टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज और शुगर। जो टाइलिन होता है वो जो स्टार्च को है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईसोफेगस, जिसे कि हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। ईसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टमक फ्रॉम द माउथ। जो ईसोफेगस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक लाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ह्यूमन का माउथ है और यहाँ से जो ये ट्यूब जा रही है इसी को हम ईसोफेगस बोलते हैं और ये स्टमक तक आती है। और जैसे हम फूड यहाँ से इंटेक करते हैं तो वो यहाँ से होते हुए और स्टमक में चला जाता है। The contraction and relaxation of muscles during the peristaltic movement help in bringing down the food into the stomach. अब जब हम फूड को इनटेक करते हैं यहाँ से, तो ये जो ईसोफेगस है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो फूड है वो यहाँ से ट्रैवल करते 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 हमारा स्टमक तक आराम से आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टमक। इन द वॉल्स ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। हमारे जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एन एंजाइम पेप्सिन, एक एंजाइम कंटेन करता है, एंड म्यूकस। म्यूकस एक इनर वॉल होती है हमारे स्टमक में जो कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है। फोर्थ, इन एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन brings द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड टू पेप्टोन्स यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स।
तो जब HCl एसिडिक मीडियम बना देता है तो ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये एक्टिवेट हो जाता है और होने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन करने लगता है। म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस जो है एक लेयर होती है जो कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट नंबर 1, हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास हैव अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि काव हो गए, गोट हो गए, तो इनके पास जो है एक लॉन्ग यानी कि लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके पास एक लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया है, जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि टाइगर हो गए, लॉयन हो गए, इनके पास जो है छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा क्यों होता है? बिकॉज सेलुलोज टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जो सेलुलोज है वो प्लांट्स में पाया जाता है और हर्बीवोर्स एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारी बॉडी की वो जगह है जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन लीवर और पैनक्रियाज से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स बाइल पिगमेंट्स यानी कि बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट्स के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच हैव ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम which help in the digestion of protein, fats and carbohydrates। जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस को, जिसमें कि ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के 2 एंजाइम होते हैं which help in the digestion, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर से हमारे पास आ जाता है small intestine. The enzymes present in the last part of the small intestine, ileum, finally converts the protein to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम इलियम बोलते हैं, फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है टू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स को वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो था ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन था, और ये जिसने इसे कवर कर रखा है ये आपका पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें इसकी हेल्प करता है विली। अब ये विली क्या होता है?
Villi are the millions of tiny fingers like projections present in the inner surface of intestine. विली जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो काम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये फूड को वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विली जो है वो फूड को ब्लड वेसल में सप्लाई करते हैं, विच टेक एब्जॉर्ब्ड ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि जो एब्जॉर्ब्ड ब्लड होता है उसको हर एक सेल में बॉडी के पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cells using it for releasing energy by burning food। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है टेकिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर है एयर, इनटू द सेल्स, सेल्स के अंदर, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए, बाय बर्निंग फूड, फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जो हैं हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड टाइप होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग पाथ से, जैसे कि ये ग्लूकोज है, इन साइटोप्लाज्म गिव राइज टू पायरूवेट प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में पायरूवेट और एनर्जी बनाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं है, जो कि होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यानी कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो हमें इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एनर्जी देता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में, जिससे कि क्रैम्प भी कॉज होते हैं। कभी कभार जब आप जिम करते हैं तो आपको जो है अपने मसल्स में थोड़ा सा पेन फील होता है, वो जो है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है और ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें क्रैम्प में पेन फील कराता है। और तो थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, यानी कि इसमें हमें कोई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, कोई इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होती है। सेकेंड पॉइंट, गैसेस आर एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, गैसेस आर नॉट एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस का कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें जो है वाटर की जगह पे इथाइल अल्कोहल में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन, all higher organisms such as mammals have this type of respirations। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, लोअर ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पायरूवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है पायरूवेट में इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जगह है जहाँ पे पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के यूज से। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैम्प्स इन बॉडी। बॉडी में क्रैम्प्स, समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन in our muscle cells, the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build-up of lactic acid and in our muscles during sudden activity causes cramps. तो हमारी जो मसल्स हैं जब उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे जो है क्रैम्प्स आते हैं जो कि हमें मतलब पेन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं जिससे कि आपको पेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। तो जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे वो एक मॉलिक्यूल बना देती है जिसे हम ATP बोलते हैं, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। जो कि बाकी की जो बची हुई एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक फ्यूल का काम करता है, मतलब हमें पावर देता है एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फॉर द इनटेक ऑफ एयर। एयर को इनटेक करने में जो हमारे नॉस्ट्रल्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। सेकेंड, नसल चैम्बर्स विच इज़ लाइंड विद अ हेयर म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डस्ट। जो नसल चैम्बर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एयर को फिल्टर करने में, जिससे कि जो डस्ट है वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर ना चली जाए। ये आप देख सकते हैं
नसल पैसेज, इसको ही नसल चैम्बर भी बोलते हैं। इसमें हेयर का एक फिल्टर लगा होता है जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए। थर्ड हमारा आ जाता है फेरिंग्स। इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड द नसल चैम्बर एंड सर्व्स एज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। जो फेरिंग्स है वो एक कॉमन पैसेज है एयर पाइप और फूड पाइप के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये है फेरिंग्स। इससे जो है ये फूड पाइप भी कनेक्टेड है और ये आपका एयर पाइप भी कनेक्टेड है, यानी कि नसल पैसेज और ईसोफेगस माउथ कैविटी ये दोनों ही कनेक्टेड हैं फेरिंग्स से। फोर्थ हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। इसको हम एडम्स एप्पल और साउंड बॉक्स बोलते हैं, एज इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ साउंड। ये हमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड दस हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। और जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसी से हम कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको ही हम लैरिंग्स बोलते हैं और इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर that covers the glottis and prevents the entry of food into the windpipe. Epiglottis जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है that covers glottis, जो कि glottis को कवर करती है, and prevents the entry of food into the windpipe, जो कि प्रिवेंट करती है, बचाती है फूड की एंट्री को विंड पाइप के अंदर। अगर फूड हमारे विंड पाइप में चला जाए तो हम जो है एकदम से कफिंग शुरू कर देते हैं, तो उससे ये हमें एपिग्लॉटिस जो है प्रिवेंट करती है। सिक्स्थ हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये मिड थोरेसिक कैविटी में पास करने वाली एक लंबी सी ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम ट्रैकिया। हमारे पास आ जाता है ब्रोंची। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंची। जो ट्रैकिया होता है वो लेफ्ट और राइट ब्रोंची में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंचियोल्स। ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर चैनल्स नोन एज ब्रोंचियोल्स। तो जो ब्रोंची है वो डिवीज़न है ट्रैकिया का दो पार्ट्स में, और जो ब्रोंचियोल्स है वो डिवीज़न है ब्रोंची का फाइनर चैनल्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एल्वियोली। द ब्रोंचीज एंड अप इनटू द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वियोली। जो ब्रोंची है वो जहाँ पे एंड पॉइंट होता है ब्रोंचियोल्स का, उसे हम एल्वियोली बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम एल्वियोली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास लंग्स का एक पेयर है, विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से वो कवर्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, एट नाइट, रात में, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो जो प्लांट्स हैं वो CO2 एक्सचेंज करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जबकि सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के टाइम पर CO2 जनरेट हुई थी, इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है।
जो CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू बनी थी वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। CO2 रिलीज नहीं होती है दिन के टाइम पर। इंस्टेड उसकी जगह पर ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। रात के टाइम जो है CO2 रिलीज करते हैं प्लांट्स, और दिन के टाइम पे जो है ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। प्लांट्स जो हैं दिन के टाइम पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, रात के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में और जो हम नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है वो लो होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो लो होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, यानी कि फूड लेने का वो प्रोसेस जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करता है। रेस्पिरेशन जो कि हम सभी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हमने फूड लिया था उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। Means of transportation in human body. Blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी में। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला है हमारे पास RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ये जो RBCs होती हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास है WBC। दीज सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शंस बाय अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स और किसी भी इन्फेक्शन से हमारे लिए फाइट करते हैं। हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो प्लाज्मा है वो हमारी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। और फोर्थ और लास्ट हमारे पास जो ब्लड का कंपोनेंट आता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब आप कभी खेलते हैं, आपके चोट लग जाती है, तो जब किसी जगह से मतलब ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं कि जो ब्लड है उसको कम से कम बॉडी से बाहर निकाला जाए, वो उसको जल्दी से जल्दी बचाने की कोशिश करती हैं। हमारे पास है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को हम इस डायग्राम से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारा ये ह्यूमन हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
इसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। जो आप ये ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा सारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो वेना कावा है, वेना कावा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। हमारी वेन में दो तरह की वो होती हैं ब्लड वेसल्स, पहली होती है वेन्स और दूसरी होती है आर्टरीज। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती हैं। तो जो वेना कावा है वो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हमारे जो है ये है राइट एट्रियम में ले आती है। और ये नीचे वाला जो चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। सेम जो ये वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेना कावा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में डालती है, और यहाँ पर वॉल्व्स होती हैं जो कि बंद होती हैं। जब ब्लड इसमें आता है राइट एट्रियम में तो वॉल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो ब्लड है वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इधर लंग्स में चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी वर्ड से आप समझ जाना कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, जबकि जो बॉडी में हमारी सारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, और जो बाकी के जो वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में फिर से यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, वो वॉल्व्स फिर से ब्लड के प्रेशर से खुलते हैं और जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते होते ये ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे ट्रैवल कर जाता है। ऑर्टा जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, और जो वेना कावा है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं ये दोनों के दोनों सेम टाइम पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो यहाँ पे ब्लड आया फिर यहाँ गया फिर वहाँ से यहाँ आया, ये इस तरह से नहीं होता है। ये जब यहाँ पे ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू, सेम उसी टाइम पे जो है ब्लड यहाँ से भी ऑर्टा के थ्रू चला जाता है। तो ये प्रोसेस एक ही बार में होता है। वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। ये जो आपने अभी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखा है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी जो है वॉल है ये काफ़ी थिक है। तो ऐसा क्यों होता है? जब जो ब्लड आता है वो इसलिए कि जब वेना कावा यहाँ से ब्लड लेके आती है तो यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड होता है जो कि काफ़ी प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो जब वो वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो इसकी वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक बनाई गई हैं जिससे कि ये फटकर नीचे ना चला जाए। सेम जब लंग्स में से ब्लड आता है तो वो भी लेफ्ट एट्रियम में से जब नीचे जाता है तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ जाता है। इसीलिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्व्स काफ़ी थिक होती हैं। एक हमारे पास आ जाता है वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं? वाल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और एट्रियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड है वो कहीं बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। जैसे कि जब ब्लड राइट एट्रियम में आया या लेफ्ट एट्रियम में आया तो जब वो वेंट्रिकल्स में जाएगा तो जितना ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया वो वापस से एट्रियम में ना चला जाए। तो इसको जो रोकने का काम करते हैं वो वाल्व्स करते हैं।
सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। हार्ट जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में सेपरेट होता है। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट और राइट साइड में जो है सेपरेट होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से जो है वो बचाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जो है ऑक्सीजन की हाई सप्लाई बॉडी में कर देता है। इट इज़ यूजफुल इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में जो है काफ़ी यूजफुल होता है। द नीड्स दैट नीड्स हाई एनर्जी, जिन्हें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करते हैं। डबल सर्कुलेशन, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो जो हार्ट से है 2 बार ट्रैवल करता है। एक बार जो है बॉडी से हार्ट में आता है वेना कावा के थ्रू और लंग्स में चला जाता है। देन लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू और ऑर्टा के थ्रू जो है वो बॉडी में चला जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जो ब्लड है वो बॉडी टू हार्ट आता है, देन दूसरी बार वो लंग्स टू हार्ट आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टू हार्ट आता है, लंग्स में जाता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है और बॉडी में चला जाता है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टाइप्स, हमारे पास जो है बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहली होती है आर्टरीज, दूसरी वेन्स और थर्ड कैपिलरीज। तो आर्टरीज को देख लेते हैं। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं हमारे वेरियस ऑर्गन्स में, मतलब हमारे बॉडी में हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स जो हैं, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं और सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट में डाल देती हैं। कैपिलरीज, द स्मॉलेस्ट वेसल्स इन आवर बॉडी। कैपिलरीज जो हैं वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं। हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो 1 cell थिक होती हैं और हमारी बॉडी की जो है स्मॉलेस्ट वेसल्स भी होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। ये जो वॉल होती है इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स, ब्लड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के थ्रू। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। जो हमने अभी ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज पढ़ी थी उसकी वॉल पे कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा मतलब थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन्स, कुछ अमाउंट प्रोटीन का, एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म लिम्फ। ये जो पोर्स होते हैं कैपिलरीज की वॉल्स पे, इनमें से जो है प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में इन द टिश्यूज में टू फॉर्म द लिम्फ को बनाने के लिए। लिम्फ जो है कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता,
एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और जो उसमें प्रोटीन की मात्रा है वो भी काफ़ी कम होती है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लिम्फ जो है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन में से कैरी करता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, प्लांट्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। फूड और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो करता है हमारा जाइलम टिश्यू। एट द रूट्स, रूट्स पर सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो सेल्स सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं, एक्टिवली टेक अप आयंस, आयंस को लेती हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस, जो कि एक डिफरेंस बनाता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। इन आयंस के बीच में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस ये बना देता है बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। रूट और सॉइल में जो है एक डिफरेंस बना देता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का। देखिए ये जो हमारा प्लांट है, ये जो पार्ट है यहाँ पर वाटर है जो कि हाई कंसंट्रेशन पे है, और ये जो रूट्स हैं यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो इस हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल करने के लिए जो वाटर है वो रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। रूट्स जो है वाटर को अट्रैक्ट करती हैं अपनी साइड, और जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडली मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स। जो जाइलम है वो एक कॉलम बना देता है वाटर का, जिससे कि जो वाटर है वो ऊपर की साइड पुश होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन जो है अपवर्ड मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। रूट्स से लीव्स तक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को जो है वो हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाटर है और जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ से रूट्स में जाते हैं, और जाइलम टिश्यू जो है उसको अपवर्ड वो करता है, फोर्स करता है। और दिन के टाइम पे जो है सनलाइट जब प्लांट पे पड़ती है तो सन जो है वो भी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो वाटर को है वो निकालना चाहता है बाहर अपनी हीट के कारण, और जाइलम टिश्यू भी इधर से फोर्स लगाता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे इस प्लांट में होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू इससे बाहर चला जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू वाटर जो है वो प्लांट से निकल जाता है, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से निकल जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट। फूड का और अदर सब्सटेंसेस का प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स थे उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में थे उनके ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये जो ट्रांसलोकेशन है ये फ्लोएम टिश्यू करवाता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स थे उनके अलावा द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स बने थे
उन्हें तो फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता ही है, लेकिन उनके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स को और अदर सब्सटेंसेस को। These substances are specially delivered to the storage organs। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको डिलीवर किया जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स में ऑफ रूट्स, वो रूट्स में हो सकते हैं, फ्रूट्स वो फ्रूट्स में भी हो सकते हैं, एंड सीड्स वो सीड्स में भी हो सकते हैं, और जो हैं वो प्लांट के ग्रोइंग ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। जो सब्सटेंसेस हैं वो डिलीवर किए जाते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में, रूट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, या फिर प्लांट के ग्रोइंग ऑर्गन्स में जो फिलहाल ग्रो कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। जो ट्रांसलोकेशन है फूड का और अदर सब्सटेंसेस का वो सीव ट्यूब्स में होता है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, जो कि कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ट्रांसलोकेशन है फूड और अदर सब्सटेंसेस का वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, जबकि जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर को सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वो फ्लो कराता है, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है प्लांट में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कंटेन करता है अ पेयर ऑफ किडनीज के पेयर को, यानी कि 2 किडनीज को, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स के पेयर को, अ यूरिनरी ब्लैडर एक यूरिनरी ब्लैडर, एंड अ यूरेथ्रा एक यूरेथ्रा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें कि ये जो है ये लेफ्ट और राइट किडनी है, ये जो है ये यूरेटर्स हैं, ये जो हैं ये लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर्स, ये ट्यूब होती है एक, ये हमारे पास है एक यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट जो हमारे पास ऑर्गन आ जाता है वो है यूरेथ्रा। एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ डू एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। सो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through urethra। तो जो हमारा यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है हमारी किडनीज में। जो यूरिन है वो हमारी किडनीज में प्रोड्यूस होता है, और यूरेटर्स के थ्रू जो ये ट्यूब्स हैं आप देख रहे होंगे, इन ट्यूब्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आके स्टोर होता रहता है, किडनी में प्रोड्यूस होता है, और किडनीज से यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है अप टू अ लिमिट। इसकी भी एक लिमिट होती है, जब ये लिमिट पर आ जाता है तब यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको पास आउट कर देते हैं। यूरिन किडनी में प्रोड्यूस होके यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टोर होके यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। हाउ डू यूरिन प्रोड्यूस। यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। किडनीज में जो है वो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव कर दिया जाता है किडनीज में। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी में काफ़ी सारे नंबर के फिल्ट्रेशन होते हैं, यूनिट्स होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका आंसर आप लिखेंगे नेफ्रॉन। पैक्ड क्लोज टुगेदर,
जो कि एक साथ होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, salts, and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. कुछ अमाउंट जो होता है फिल्ट्रेट का, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और वाटर का काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यानी कि बॉडी से पास आउट होने की जगह बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी जो है वो जो ये फिल्ट्रेट होता है या अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज होते हैं, इनमें से जो अपनी एनर्जी के लिए उसे चाहिए होता है वो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अ नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। तो फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के क्या फंक्शंस होते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो ये जो है ये बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में होता है। ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है होता है। द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये जो फिल्ट्रेट है ये यहाँ से जाके ट्यूबुलर पार्ट में नेफ्रॉन के चला जाता है। दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड, सॉल्ट और वाटर भी प्रेजेंट होता है। रीएब्जॉर्प्शन। एज द फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल, जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल में फ्लो करता है, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट एंड वाटर, जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। वो सब जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होते हैं, वो वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के पास जो कैपिलरीज होती हैं उनमें वो जो है सब रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। लास्ट हमारे पास है यूरिन। द फिल्ट्रेट विच रिमेन्ड आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन। अब जो ये रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और वाटर जो हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। अब जो बचता है उस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? यूरिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर से एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जब हम उनको ज़्यादा पानी दे देते हैं या फिर बारिश पड़ जाती है तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो प्लांट जो हैं वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स। वेस्ट प्रोडक्ट को जो है प्लांट्स अपनी लीव्स में स्टोर कर देते हैं, दैट फॉल ऑफ, जो कि बाद में गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन जाइलम। अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्लांट स्टोर कर लेते हैं
रेजिन्स और गम्स की फॉर्म्स में जाइलम टिश्यू में। जाइलम टिश्यू जिसे वो यूज़ नहीं करते हैं उसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेजिन्स और गम की फॉर्म में रख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं सम वेस्ट सब्सटेंस, कुछ वेस्ट सब्सटेंस को इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर उनको जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे कि हम हीमोडायलिसिस भी बोल देते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। एक आर्टिफिशियल किडनी क्या काम करती है? वो जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव कर देती है डायलिसिस के थ्रू। जैसे कि किसी इंसान की जो किडनीज हैं वो ख़राब हो जाती हैं। वैसे तो इंसान एक किडनी पर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसकी दोनों ही किडनी ख़राब हो जाती हैं तो वो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पर्सन है इसकी दोनों ही किडनी ख़राब हो चुकी हैं। तो इसका जो ब्लड है वो इन ट्यूब्यूल से फिल्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लड है वो यहाँ से ट्यूब से आता है और आके यहाँ पे जो यूरिया है, जो यूरिक एसिड है, यूरिन है, वो सारा यहाँ निकल जाता है और वापस से जो ब्लड है वो पूरा फिल्टर होके वापस से इसकी बॉडी में चला जाता है। तो इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी बोल देते हैं। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।